हमारे पिछले वीडियोस में हमने C3 साइकिल्स, C4 साइकिल, CM साइकिल इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम हमारा एक नया टॉपिक लेते हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। इसके कई तरह के नाम हैं, ये नाम क्यों हैं ये भी हम इसको समझेंगे। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश श्वसन, इंग्लिश में कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसका एक और नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल। इसका एक और नाम है C2 साइकिल। इसका एक और नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, नॉट रिडक्शन। हमने इससे पहले केल्विन साइकिल पढ़ी थी, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन PCR। इसका नाम है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। चलिए, अब ये क्या है? देखिए, हमने श्वसन पढ़ा है और प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है, जबकि यहां पर शब्द है प्रकाश और श्वसन, दोनों को जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? इसमें क्या होता है कि प्रकाश आधारित ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। आश्चर्य, प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निकलती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है और प्रकाश की उपस्थिति में CO2 उत्सर्जित होती है, इसलिए इसको प्रकाश श्वसन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन नहीं होता बल्कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ऐसा क्यों है, ये प्रक्रिया क्यों है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या लाभ है, नुकसान है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसकी ब्रीफ समरी पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है PGA। ये हमने C3 साइकिल में पढ़ा था। और ये प्रक्रिया जिस एंजाइम की उपस्थिति में होता है उसका नाम हमने दिया था रुबिस्को। रुबिस्को का काम ही यही है टू कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, रुबिस्को थोड़ा सा स्वार्थी कैसे? ये बाई फंक्शनल है। यदि वातावरणीय परिस्थितियां ऐसी हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तो कम हो और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो, तो अब रुबिस्को RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ता बल्कि ऑक्सीजन को जोड़ लेता है, और उस परिस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं प्रकाश श्वसन। और इस प्रक्रिया में प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो ग्लाइकोलेट बनता है, जो कि 2 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। तो एक तरह से इस प्रक्रिया में कार्बन का नुकसान होता है। यह होती क्यों है? क्योंकि रुबिस्को की द्विप्रकृति होती है, बाई फंक्शनल नेचर होता है। जब भी ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड से न जुड़कर RUBP से जुड़ता है। तो पहले हम संक्षेप में इसकी ब्रीफ समरी समझेंगे, फिर डिटेल में इस अभिक्रिया को देखेंगे। चलिए, ये हमारी जो है वो C3 साइकिल है, ये रुबिस्को। और रुबिस्को जो है हमारा RUBP से मिल करके हमारी C3 साइकिल को आरंभ करता है। लेकिन रुबिस्को जब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तब यहां पर 2 उत्पाद बनते हैं। एक तो बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसके 2 अणु बनते हैं, और एक अणु बनता है वही PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वापस C3 साइकिल में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये 2 इंटू, क्योंकि ये 2 कार्बन का कुल 4 कार्बन हुए, अब ये 4 कार्बन नष्ट हो गए, ये वेस्ट जा रहे हैं। बस उसी को 4 कार्बन के नुकसान की भरपाई के लिए वापस हमारा क्या चलता है,
ग्लाइकोलेट साइकिल चलती है, ग्लाइकोलेट साइकिल चलती है। और इसी ग्लाइकोलेट साइकिल से वापस क्या बनता है, पीजीए बन जाता है, जो कि हमारे C3 चक्र में यूज हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे ये कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला। यहाँ कितने कार्बन वेस्ट हुए थे, 4 कार्बन, क्योंकि 2 अणु है ना। इसका मतलब इस प्रक्रिया द्वारा 75% कार्बन तो वापस प्राप्त कर लिया जाता है, लेकिन 75% कार्बन तो वापस आ जाता है, लेकिन 25% कार्बन जो है वो वेस्ट चला गया। साथ ही इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH का भी उपयोग होता है। ऊर्जा की दृष्टि से भी ये एक लॉस या हानि वाली प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, ग्लाइकोलेट साइकिल ने एक काम तो किया कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा आ गई, मजबूरी में ग्लाइकोलेट बन भी गया, तो भी कोई बात नहीं, हमने इस चक्र के द्वारा 75% कार्बन को वापस प्राप्त कर लिया है। तो यही प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश श्वसन। इसको सबसे पहले देखा था बार्बर ने। उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर धीमी हो जाती है, एनर्जी लॉस होती है। तो ऑक्सीजन के आधार पर ये जो सप्रेशन है फोटोसिंथेसिस का, उसी को कहते हैं वारबर्ग प्रभाव, वारबर्ग इफेक्ट, है ना। व्हाट इज द वारबर्ग इफेक्ट, द सप्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज वारबर्ग इफेक्ट। और इसी के द्वारा इस प्रक्रिया की होती है। अब हम ये जो 4 कार्बन लॉस्ट होते हैं और 3 वापस आते हैं, ये कैसे होता है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझेंगे, जिसमें एक एक नहीं बल्कि 3 कोशिकाएं भाग लेते हैं। नेमली कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसकी डिटेल्ड स्कीम आपको मैं इमेज के रूप में भी दूंगा। अभी मेरा जो प्रयास है संक्षेप में आपको इसको समझाने का है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा, इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल भाग लेते हैं। यहाँ शायद आपको दिखाई दे, यहाँ पर एक तो है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है पेरोक्सिसोम, और ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक आपको दिखाई दे, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए, शुरुआत होती है हमारे वही केल्विन साइकिल से। लाइट चली गई, एक बार मैं फिर से दरवाजा खोल दूं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे नॉर्मल C3 साइकिल से। C3 साइकिल नॉर्मल ऑपरेट होती है इन द एबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
पर जब भी ऑक्सीजन की अधिकता होगी क्या होगा कि जो हमारा रूबिस्को है वो अब क्या बना देगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो बनाएगा फॉस्फोग्लाइकोलेट और दूसरी चीज बनेगी वो बनेगी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो हमारी C3 साइकिल में वापस उपयोग में ली जा सकती है। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो डिफ्यूज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, पेरोक्सिसोम में, और बदल जाता है ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो ग्लाइकोलेट बना क्लोरोप्लास्ट में, फर्दर ये डिफ्यूज हो गया पेरोक्सिसोम में, यहां पर इसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। अब ये ग्लाइसिन डिफ्यूज हो जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर ये एक एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है इसमें वापस सीरीन में। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात, जब ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, यानी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और यही हमारा वो लॉस है। हम कहते हैं ना 75% तो हम वापस प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन 25% लॉस हो जाता है। ठीक है, अब ये सीरीन वापस डिफ्यूज होती है किसमें, पेरोक्सिसोम में। यहां पर पेरोक्सिसोम में सीरीन वापस आई। ठीक है, अब ये जो सीरीन है वो वापस बदल जाती है ग्लिसरेट। ये ग्लिसरेट वापस डिफ्यूज हो जाता है इसमें क्लोरोप्लास्ट में, और इससे बन जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसका उपयोग C3 साइकिल में किया जा सकता है। तो ये है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें 3 सेल ऑर्गेनल भाग लेते हैं। इसमें ग्लाइकोलेट बनता है, 4 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन के रूप में पीजीए के रूप में वो वापस आ जाता है, लेकिन हमारा 25% जो कार्बन है वो लॉस्ट हो जाता है, और ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है पादपों में, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? तो हम कहेंगे कि ये रूबिस्को का एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, उसका बाइफंक्शनल नेचर है। अगर उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो वो 100% फोटो रेस्पिरेशन करेगा, और ऐसी कंडीशन में इस प्रक्रिया में एटीपी और NADPH एनर्जी का भी उपयोग होता है। तो एनर्जी की दृष्टि से ये कॉस्टली है, ये हार्मफुल है, लेकिन फिर भी होगी अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी में आजकल ऐसे जेनेटिक इंजीनियर प्लांट बनाए गए हैं जिसमें फोटो रेस्पिरेशन को सप्रेस कर दिया गया है, जिससे उनका उत्पादन बढ़ गया है। ऐसी किस्में बनाई गई है, ऐसे एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुए हैं। क्यों बढ़ा? क्योंकि इस प्रक्रिया में एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर उसमें एनर्जी को बढ़ा लेंगे, फोटो रेस्पिरेशन को नहीं होने देंगे, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने फोटो रेस्पिरेशन का पढ़ा था C3 और C4 प्लांट में। हमने पढ़ा था C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जबकि C4 प्लांट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट में इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा है कि वहां पर बंडल शीट की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा बने रहती है, तो ऑक्सीजन एक कंपटीशन का काम नहीं करता। दूसरा, वहां पर पहला एंजाइम रूबिस्को नहीं है, पेप्केज है, और पेप्केज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के रूप में कैप्चर करता है, तो कंपटीशन है ही नहीं। अगर रूबिस्को पहले होता तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कंपटीशन करते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने वाला, कैप्चर करने वाला पहला एंजाइम पेप्केज है, जो ऑक्सीजन से अप्रभावित रहता है। तो ये कुछ कारक हैं कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C4 प्लांट में नहीं होता, जबकि C3 प्लांट में पाया जाता है। तो एग्जाम में कोई भी नाम आए, वेदर इट इज C2 साइकिल, इट इज ग्लाइकोलेट साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, या प्रकाश श्वसन, या फोटो रेस्पिरेशन, एक ही बात है। तो ये हमारे पहले चैप्टर का लास्ट यूनिट था। अब हम आगे अगले चैप्टर में इसके अगले कंसेप्ट को देखेंगे। तो परीक्षा में इस पर एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो अभी तो हमने ये एक समरी देखी है, इसमें कौन से एंजाइम काम करते हैं, उसका एक फोटो भी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा।